एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वाला चैप्टर 11th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। सो लेट्स लुक इनटू द चैप्टर जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 वाला चैप्टर हम लोगों ने इसके पहले कवर किया था। उसी के बाद में, उसी के कंटिन्यूशन में अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट वाला चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। जैसे कि अगर आपने देखा होगा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 वाले चैप्टर को, तो वहाँ पे देखने के बाद मुझे एक आइडिया मिला। वो ये था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है, कौन से अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आते हैं, कौन से अलग अलग टाइप के यूजेस थे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उस पर्टिकुलर चैप्टर में देखा था। जैसे कि उस चैप्टर का नाम ही था एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। इसका मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें स्टडी की थी वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए थी। अब इन द सेम फैशन इसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15। मतलब इस चैप्टर में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग स्टडी करेंगे, जितने भी रिएक्शन स्टडी करेंगे, जो भी एलिमेंट्स हम लोग कंसिडर करेंगे, अलग अलग यूजेस देखेंगे, वो सारे किसके रहेंगे? 13, 14 और 15 ग्रुप के। चलिए, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ 11th पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 12th क्लास में आपको आई थिंक चैप्टर नंबर 7, यस चैप्टर नंबर 7 आपका जो है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वहाँ पे जो है ना एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, या उसको बोल सकते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, तो वो वाला जो चैप्टर है वो इसके ऊपर में बेस्ड है। उस चैप्टर में आपको एस और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करना है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग ये वाला चैप्टर देखते हो, एकदम ध्यान से देखते हो, तो ये वाले चैप्टर का जितना भी बेसिक पार्ट रहेगा ना, वो आपको हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि वो चैप्टर सभी को डिफिकल्ट लगता है, जो कि 12th स्टैंडर्ड में है चैप्टर नंबर 7, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। तो वो वाला जो बेसिक है वो आपका इस क्लास में क्लियर होगा, इस लेक्चर में क्लियर होगा, और साथ ही साथ इस चैप्टर में क्लियर होगा। अगर वो किधर क्लियर हो जाता है तो इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट देयर। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर है आपका एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। ग्रुप 13, 14 और 15 ये है आपके चैप्टर का नाम। ठीक है, दिस इज योर चैप्टर नंबर 9। चलिए देखेंगे, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि 13, 14 और 15 ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होंगे ये कौन से होंगे। तो याद करो, मैंने एक टेबल बनाया था पीरियोडिक टेबल के ट्रिक्स के ऊपर में, कि हमें कैसे याद रखना है सारे के सारे ट्रिक्स को जो कि इन्वॉल्व होते हैं पीरियोडिक टेबल में। मैंने आपको उस टेबल में सारे के सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी, और मैंने आपको साथ साथ उस क्लास में ये भी बताया था कि अगर हमें पीरियोडिक टेबल नहीं आता है तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में हमें हर जगह पे प्रॉब्लम जाएगी, हर मोमेंट पे। इसलिए तो मैंने वो वाले क्लास में आपको करवाया था कि कैसे हम लोग सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को विथ देयर एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं। तो अगर आपने मेरा वो वाला क्लास नहीं देखा है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उस क्लास को ज़रूर देखो, क्योंकि उस क्लास का जो यूज़ है वो इस क्लास में भी आपको कहीं ना कहीं रहेगा। ठीक है, देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 13, 14 और 15 की, तो मुझे सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इनका लोकेशन कहाँ पे होता है। अपन एकदम बेसिक से चालू करेंगे। ये है अपना पीरियोडिक टेबल। हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसा शेप होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। चलो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 13, 14 और 15 की, तो 13 यहाँ पे आता है, 14 यहाँ पे आता है, 15 यहाँ पे आता है, और ये चलते जाता है 18 तक के। तो अभी हम लोग को बस ये 3 ही ग्रुप डिस्कस करने हैं, 13, 14 और 15। बाद में के जो भी आते होंगे हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है आपका पी ब्लॉक, ये पार्ट होता है आपका एस ब्लॉक, ये पार्ट होता है आपका डी ब्लॉक। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट है आपका एफ ब्लॉक। मतलब कहना मुझे ये है, दिस इज योर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये वाला पार्ट है आपका पी ब्लॉक, है ना। 13, 14 और 15 भी पी ब्लॉक का पार्ट है। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ऐसे एलिमेंट्स
जिनके इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटर करता है पी सबशेल में, उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनमें एलिमेंट्स जो होता है मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो एंटर करता है एस सबशेल में तो उसका नाम क्या रहेगा, एस ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ब्लॉक में तो क्या नाम रहेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ सबशेल में तो क्या नाम रहेगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन द सेम फैशन अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी सबशेल में तो एलिमेंट्स का नाम क्या रहेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब एक मुझे यहाँ से आइडिया ये मिली कि 13, 14 और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स पी ब्लॉक का मेंबर है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो मुझे यहाँ से मिली वो ये है कि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में ही आएगा। चलो अब मूव करेंगे आगे की तरफ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दिमाग में हम लोग के जो आता है वो ये है कि अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखने का है सारे के सारे एलिमेंट्स का तो मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा। क्वेश्चन आता है ना कि कॉन्फ़िगरेशन को अगर लिखना है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे, आइडिया तो होना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखने का है। देखो कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में, जो कि स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 4 था। उसमें मैंने आपको ये बताया था एक नॉर्मल तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है और एक कंडेंस फॉर्म में लिखा जाता है। याद आ रहा है ना सभी को, वो मैंने डिस्कस करवाया था। मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि हम लोग हमेशा कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही लिखते हैं, क्योंकि कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोटा होता है, शॉर्ट होता है, हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। आपको याद होगा, आई थिंक सो। ठीक है, देखेंगे। देखो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए याद क्या क्या रखना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहले आपके इनर्ट गैसेस में आता है हे, फिर आता है ने, फिर आता है आर, कर, जे और र। ये वाले सारे के सारे होते हैं आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। ये आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, याद कैसे रखना है, देखो हीना, नीना, अरीना, कलर, जेरोक्स, रंगीन। हीना, नीना, अरीना, कलर, जेरोक्स, रंगीन। या तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, हे, ने, आर, कर्जे, र। इतना हो गया। चलो इतना पार्ट तो हो गया मेरा क्लियर, मतलब मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे ये वाले पार्ट को लिखने का है। चलो लिखेंगे हम लोग इस पार्ट को, क्योंकि मुझे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, राइट। चलो लिखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ सो दैट वी विल गेट सम स्पेस। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को। सबसे पहले मैंने लिखा है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे अपन ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। साथ ही साथ अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनके एटॉमिक नंबर को। ये हुआ इनका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे उसके जनरल वाले कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हुए आपके ग्रुप 13 का पार्ट। अब ग्रुप 13 का पार्ट यहाँ पे आपका एंड होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को, जो कि रहेगा ग्रुप 14 का। ग्रुप 14 को देखेंगे कि ग्रुप 14 में कौन से एलिमेंट आते हैं, उनका एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, और साथ ही साथ फिर हम लोग देखेंगे उनका भी कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट्स। लास्ट रहेगा आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट्स, उसका भी हम लोग को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने का है। ये रहेगा ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन से रहेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे आएगा एटॉमिक नंबर, और सबसे लास्ट में जो आपका रहेगा वहाँ पे वही रहेगा, वही ट्रेंड चलेगा, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये चीज़ ऐसी है, अगर हम लोग इसको पढ़ने जाते तो हम लोग को ऐसा लगता है ये कितना बोरिंग पार्ट है, सबको आता है, या तो फिर ऐसा लगता है कि यार इसको इतना सारा रट्टा मारना पड़ेगा क्या। बट मैं इतनी ईजी इसको ट्रिक के साथ पढ़ाने वाली हूँ कि जिसकी हेल्प से ये वाली चीज़ हमारे लिए जैसे ग्रुप 1 और 2 में क्लियर हो गई थी वैसे ही यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए देखेंगे कि वो ट्रिक यहाँ पे कौन सी इन्वॉल्व रहेगी। देखना, ज़रा ध्यान से देखना एकदम। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स आते हैं वो थे ये वाले एलिमेंट्स। देखना ज़रा ध्यान से, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। याद है ना अपना वाला ट्रिक, ये मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाया था। तो देखो कैसे याद रखने का है आपको, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम। हम लोग को ऐसे याद नहीं रखना है, हम लोग कैसे याद रखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 14 की, तो ग्रुप 14 में आते हैं आपके का, सी,
गए टिन लेने। ग्रुप 14 में आपके जो एलिमेंट्स आते हैं वो रहते हैं का, सी, गए टिन लेने, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेने। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 15 की, तो ग्रुप 15 में देखो आपको कैसे क्या याद रखना है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिखारी। कैसे याद रखोगे, देखो इधर नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिखारी। और इसको कैसे याद रखा जा सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। डन, एलिमेंट सारे के सारे लिख दिए। अब मुझे बढ़ने का है आगे। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो आगे जो आप लोगों ने यहाँ पे देखा वो ये है कि बोरॉन में आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। बस इतना हम लोग को याद रखना है कि बोरॉन का आपका एटॉमिक नंबर 5 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 6, और नाइट्रोजन का क्या रहेगा, 7। एकदम ध्यान से देखना, ये अगर 5 है, 5 के बाद में क्या आता है, 6, 6 के बाद में क्या आता है, 7। हो गया क्लियर। अगर मुझे ये 3 चीज़ें पता चल जाए तो मैं बाकी सब के एटॉमिक नंबर लिख सकती हूँ। आप लोगों ने यही वाला ट्रिक, देखो मैंने आपको ग्रुप 1 और 2 के स्टार्टिंग वाले क्लास में भी बताया था, जब हम लोगों ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा था, तो उस वक्त भी मैंने आपको ये वाली ट्रिक पढ़ाई थी। अब इस वक्त भी हम लोग यही वाली ट्रिक की हेल्प से करने वाले हैं। देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हम लोगों ने कौन सी ट्रिक यूज़ की थी, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये थी आपकी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए ट्रिक, अगर आपको याद होगा तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब ग्रुप जो है आपके 13 आ जाए, 14 आ जाए, 15 आ जाए, उनके लिए जो ट्रिक रहता है वो रहता है 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो देखो आधे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, उनको ऐसा लगता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में तो अलग ट्रिक था, यहाँ पे तो अलग ट्रिक है, इसलिए मेरे को आपको वो वाला कंफ्यूजन क्लियर करना था। क्योंकि यहाँ पे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे डी सबशेल का एंट्री हो जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में डी सबशेल नहीं थे, यहाँ पे डी सबशेल नहीं थे, इसलिए यहाँ पे पैटर्न कुछ अलग था, 2, 8, 8, 18, 18, 32। बट अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 13, 14 और 15 एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे आपके डी सबशेल आते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या रहेगा, 8, 18, 18, 32। ये वाले ट्रेंड को ही हमको फॉलो करना है। कहना मुझे ये है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, तो बाकी सबका हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ इसका पता होना चाहिए 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, वो तो सभी को आता है। चलो देखेंगे हम लोग कहीं पे कुछ कैलकुलेटर वगैरह ले लेंगे जिसकी हेल्प से कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अब हम लोग को करने का है आगे का पार्ट डिस्कस। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एटॉमिक नंबर लिख दिए, अब हम लोग को मुझे आपको प्रूफ करके दिखाना है कि सच में ये चीज़ हो रही है। देखो क्या करने का है ना, सबसे पहले आपने बोरॉन में 5 एटॉमिक नंबर याद कर लिया। आप सबको पता है 5 के बाद में 6 आता है, और आप सबको पता है 6 के बाद में 7 आता है। इतना हो गया। अब मुझे आगे बढ़ने का है। आगे का जो ट्रिक है वो देखो कैसे याद रखना है। ग्रुप 13, 14 और 15 के लिए मेरा जो ट्रिक है वो है 8, 18, 18, 32। कुछ भी नहीं करने का। देखो जब आप 5 में 8 को ऐड करेंगे, क्योंकि पहले क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आपको 13 मिल जाएगा। फिर आपको 18 को ऐड करना है। अगर आपने इसमें 18 को ऐड किया तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। फिर आपको फिर से 18 को ऐड करने का है, तो 31 में जब 18 ऐड करेंगे तो 49 मिल जाएगा, और लास्ट में है आपका 32। सेम ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करने का है, क्योंकि ये ग्रुप 14 है जो इस कैटेगरी में आता है, इसलिए इसके लिए ट्रेंड क्या रहेगा, इसमें मैं ऐड करूँगी 8 को, ठीक है, इसमें मैं ऐड करूँगी 18 को, इसमें मैं ऐड करूँगी 18 को, इसमें मैं ऐड करूँगी 32 को। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी याद रख सकते हैं। कैसे याद रखने का, देखो ध्यान से, 8, 18, 18, 32। इसमें 8 मिलाएंगे तो ये मिलेगा, इसमें 18 मिलाएंगे तो ये मिलेगा, इसमें 18 मिलाएंगे तो ये, और इसमें 32 मिलाएंगे तो ये। डन। यहाँ पे भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा। देखो कैसे, ये रहेगा आपका 8, फिर रहेगा 18, फिर रहेगा 18, और फिर रहेगा आपका 32। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर कहीं पे भी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के आ जाए, मतलब एस ब्लॉक आ जाए जिसमें डी सबशेल नहीं होता है, तो आप वहाँ पे ये वाले ट्रेंड को फॉलो करेंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32। बट अगर आप बात करते हो ग्रुप 13, 14 और 15 एलिमेंट्स की, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट होते हैं, जिनमें डी सबशेल भी आता है, इसलिए वहाँ पे आप लोग कौन से ट्रेंड को फॉलो करेंगे, 8, 18, 18, 32। समझा या नहीं? लो पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो।
चलिए अब हमको देखने का है आगे कि इनका अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी। मैंने आपका एटॉमिक नंबर वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व करा दिया, क्योंकि क्या होता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है कि हम लोग एटॉमिक नंबर कैसे याद रखें। तो आई होप अब आपका डाउट एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो गया कि हमको एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है। चलो अगर मैं बात करती हूँ ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करने का, जरा ध्यान से देखने का। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे देखो क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि आपको सबसे पहले दिख रहा है हीलियम, ठीक है। इसलिए आप सबके कैटेगरी में फर्स्ट वाले केस में हीलियम को लिख देंगे, यहाँ पे भी हीलियम को लिख देंगे और यहाँ पे भी हम लोग हीलियम को लिख देंगे, ठीक है। हीलियम के बाद में क्या है, नियॉन है, हे ने, यहाँ पे ने आएगा, यहाँ पे भी ने आएगा, यहाँ पे भी ने आएगा, ठीक है। उसके बाद में है आर, तो हर जगह पे आप लोग लिखेंगे आर को, यहाँ पे भी लिखेंगे आर को, यहाँ पे भी लिखेंगे आर को। आर के बाद में क्या है, हे ने आर कर जेर, तो यहाँ पे आएगा आपका कर, यहाँ पे आएगा आपका जे, यहाँ पे भी आएगा आपका कर, यहाँ पे भी आएगा आपका जे। देखो हर जगह पे वही वाली चीज़ आपको देखने को मिल रही है, कर और जे। अब रेडॉन वाला पार्ट नीचे का है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं तो हम लोग उनको नहीं देखते। कहना मुझे ये, हम लोगों ने हर जगह पे वही वाली चीज़ लिखी, हे ने आर कर जे, हे ने आर कर जे, हे ने आर कर जे, ठीक है। एक तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हीना नीना अरीना कलर जेरोक्स रंगीन, वैसे भी आप लोग उसको याद रख सकते हो। चलिए इतना पार्ट तो हो गया, मूव करते हैं आगे के पार्ट की तरफ। आधे स्टूडेंट्सों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये वाला पार्ट कहाँ से आ गया, ये चीज़ें तो पहली बार देख रहा हूँ ये सब ग्रुप 18 का। तो देखो जाके मेरा कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट वाला पार्ट है, जिससे मैंने ये चीज़ एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर करवाई स्टेप बाय स्टेप। चलो देखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ आगे के पार्ट की तरफ, तो मुझे यहाँ पे जो पता होना चाहिए वो ये है कि जो भी मेरे ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ध्यान से देखना एकदम ध्यान से। अगर ग्रुप 13 की बात करें, आप सबको पता है कि 13 में 3 होता है, सबको पता है 13 में 3 होता है। वैसे 14 में क्या होता है, 14 में 4 होता है, और वैसे 15 में क्या होता है, 15 में 5 होता है। कैसे याद रखना है, देखो ध्यान से, 13 में होता है 3, 14 में होता है 4, और 15 में क्या होता है, 15 में होता है 5। ये चीज़ जिसको समझ में आ गई ना, उसको सब कुछ समझ में आ गया। देखो कैसे, अगर मैं बात करती हूँ 3 की, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ NSNP, हर जगह पे हम लोग NSNP लिख देंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे NSNP, और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे NS और NP। हर जगह पे मैंने NS और NP को लिख दिया है। चलो अब अपन मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। आगे अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि हर जगह पे S की कैपेसिटी कितनी होती है। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपने मेरे लास्ट वाले लेक्चर्स इसके पहले वाले चैप्टर के किए हैं। मैंने आपको बताया था कि S सबशेल की कैपेसिटी 2 होती है। जिसको याद नहीं था, देखो एक ट्रिक बताया था कि S सबशेल को अगर मिरर में देखा जाए तो वो 2 जैसे दिखता है। वो एक ट्रिक था कि S सबशेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, बस वही वाली चीज़ है। तो S सबशेल में तो हर जगह पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नो डाउट, ये तो हम लोग को अच्छे से पता है। अब मुझे बढ़ने का है आगे। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे 3 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 आने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितने आएंगे, 1। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, और 3 काय में आता है, ग्रुप 13 में। समझा या नहीं। अगर यहाँ पे बात करेंगे, ग्रुप 14 है, उसमें 4 होता है, 13 में होता है 3, 14 में होता है 4, यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। और जिसको ये भी ट्रिक नहीं समझते उनके लिए एक और स्पेशल ट्रिक है, वो ये है कि ये बी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1। 1 के बाद क्या आता है, 2, और 2 के बाद क्या आएगा, 3। वैसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो मेरे पास सभी के लिए हर टाइप का ट्रिक है। जिन लोगों को समझ जाता है कंसेप्ट, बहुत बढ़िया बात है। जैसे कि ग्रुप 13 में 3 होता है, 13 में 3 है, इसलिए 2 + 1 पे कितना होता है, 3। 14 में 4 है, इसलिए 2 + 2 पे कितना होता है, 4। 15 में 5 है, इसलिए 2 + 3 भी कितना होता है, 5। और जिनको प्रॉब्लम जा रही है वो लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 2 3, काम खत्म। चलो ये भी हो गया अपना पार्ट। अब अपन को और बढ़ने का है आगे। आगे जो आप लोगों ने देखा
वो ये है कि ये जो होते हैं ना, ये आपका सेकेंड पीरियड है, ये है आपका थर्ड पीरियड, ये है आपका फोर्थ पीरियड, ये है आपका फिफ्थ पीरियड और ये है आपका सिक्स्थ पीरियड। इतना तो आइडिया हम लोगों को एकदम मस्त तरीके से मिल गया है कि कौन से पीरियड का कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, चलो अब देखेंगे आगे की तरफ। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो आगे हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि यहाँ पे ग्रुप 13 एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2NP1। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये N क्या चीज़ है। मुझे ये तो समझ में आ गया कि NS2NP1 आने वाला है, ये भी समझ गया कि P में 1 क्यों जा रहा है, ये भी समझ गया कि 13 में 3 नंबर होता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि N का वैल्यू क्या है। तो देखो कैसे याद रखेंगे, ये जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके सारे के सारे N के वैल्यूज़। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ इस लाइन के लिए, तो इस लाइन में N का वैल्यू कितना है, 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2s2 2p1, समझा या नहीं। तो इस N के जगह पे ये वाला वैल्यू रखने का है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3s2 3p1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4s2 4p1। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ स्पेस क्यों आई है, बाकी ये पिक्चर। यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5s2 5p1। यहाँ पे है 6, यहाँ पे क्या आएगा, 6s2 6p1। इतना क्लियर हो गया, एकदम बेस्ट तरीके से हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये तो एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो गया। चलो अब थोड़ा सा बढ़ने का है आगे के पार्ट की तरफ। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, देखो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है कोई, ऐसा नहीं कि सभी कुछ ईजी है, कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट भी होती है, तो उसको भी डाइजेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि यहाँ से आपके फोर्थ पीरियड से 3D सबशेल की एंट्री होती है। 3D के बाद क्या आएगा, 4D, 4D के बाद क्या आएगा, 5D। यहाँ पे भी जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली चीज़ तो होती ही होती है। यहाँ से आपकी 4f सबशेल की भी एंट्री होती है। 4f सबशेल की कैपेसिटी होती है 14। ये रट्टा मानना पड़ेगा, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। जब भी मैं फोर्थ पीरियड से जाती हूँ तो मेरे D सबशेल की एंट्री होती है, 3D 4D 5D। कैसे याद रखूंगी, देखो 3D 4D 5D। यहाँ से आपकी F सबशेल की भी एंट्री होती है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 4F। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि S में 2 डालने हैं, P में 6 डालते हैं, D में 10 डालते हैं, F में 14 डालते हैं। याद करो, कुछ बताया था, कैपेसिटी याद करने का बताया था। S में अगर 2 होते हैं तो P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं, F में 14 होते हैं। ये चीज़ें बहुत बार समझा चुकी हूँ, बहुत बार प्रीवियस वाले क्लासेस में, तो वो आपको बस यहाँ पे याद रखना है। चलो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ की, तो यहाँ का आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, यहाँ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP2। क्या है, NS2NP2। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, ये N का वैल्यू क्या है, बस वही वाला वैल्यू। देखो ध्यान से, यहाँ पे N का वैल्यू कितना है फर्स्ट लाइन के लिए, 2। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2s2 2p2। कुछ भी नहीं करने का, इस N के जगह पे इस पीरियड का वैल्यू मतलब N का वैल्यू लिख देने का। ठीक है, आएंगे इसमें, ये कौन से लाइन में आ रहा है, इस वाले लाइन में, तो क्या आएगा 3s2 3p2। उसके बाद में नेक्स्ट ये है फोर्थ वाले लाइन में, क्या आएगा 4s2 4p2। यहाँ पे आएगा 5s2 5p2, यहाँ पे आएगा 6s2 6p2। समझा या नहीं, कुछ भी नहीं करने का, ये वाले पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करना है, क्योंकि ये वाला पैटर्न किसके लिए, ग्रुप 14 के लिए। नंबर वहाँ से देख लेने का, समझा। चलो ये तो हो गया। यहाँ पे भी वही वाली चीज़ रहेंगी कि इस लाइन में क्या आता है, 3D 10 आता है, 3D के बाद में कौन आता है, 4D आता है, 4D के बाद में कौन आता है, 5D आता है, और 5D के पहले कौन आता है, 4F आता है। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मूव करेंगे इस पार्ट की तरफ। यहाँ पे भी आपका रहेगा कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ की, तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे भी सेम वही वाली चीज़ रहेंगी, जो चीज़ हर जगह पे देखी वही चीज़ यहाँ पे भी रहेंगी। ये है ग्रुप ऑफ 15 के एलिमेंट्स, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, NS2NP3। ये होता है इसका जनरल कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। तो अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है, ये वाला पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब N का वैल्यू क्या रहेगा, बस वही वाला रहेगा। फर्स्ट लाइन के लिए कितना वैल्यू है N का, 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2s2 2p3। सेकेंड लाइन के लिए आपका N का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3s2 3p3। थर्ड लाइन के लिए कितना है, यहाँ पे 4 है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 4s2 4p3। इस लाइन के लिए कितना है 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5s2 5p3।
और लास्ट वाले लाइन के लिए 6, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 6s2 6p3। चलो ये तो अपना पार्ट हो गया। सेम वाला ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करने का है कि 4 के पहले क्या आता है 3D, 3D के बाद 4D और 4D के बाद 5D आता है, 5D के पहले 4F आता है। तो देखो कितना इजी था ये पार्ट, कितना मस्त पार्ट था। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आपने ये ध्यान से सुना होगा तो ये पार्ट तो अब आप लोग बिना देखे आपके लिए लिख सकते हो। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक एक बार देख लेते हैं। सारी ट्रिक्स देखे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए टीन लेने, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। ये टेस्ट हम लोग, ये वाली ट्रिक हम लोगों ने देखी। ये ट्रिक देखने के बाद मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और बाकी नीचे के कैसे ऐड करेंगे 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32। एक मोबाइल नंबर के फॉर्म में उसको याद रख लो। ग्रुप 1 और 2 के लिए क्या था 2, 8, 8, 18, 18, 32। ग्रुप 13, 14, 15 के लिए होता क्या है 8, 18, 18, 32। ये वाला ट्रिक याद कर लो बस। तो बाकी सारे एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। और क्या देखा, और ये देखा कि ये ट्रेंड हर जगह पे आ रहा है, हेने यार कर्जे रह, हेने यार कर्जे रह, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको जनरल वाला ट्रिक बताया, 13 में होता है, 3 14 में होता है, 4 15 में होता है, 5 जिसको वो नहीं आता उनके लिए एक और चीज बताई है, NP में गया 1, फिर गया 2, फिर गया 3, P ब्लॉक है इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है P सबशेल में जा रहा है। साथ ही साथ फिर हम लोगों ने देखे कॉन्फ़िगरेशन को और मैंने आपको बताया 4th पीरियड से 3D 4D और 5D आता है। 5D के पहले 4F आता है जो उनका कैपेसिटी है वो हम लोगों ने लिख दिया। समझा या नहीं? ये मैंने एकदम बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा होगा कि ये पार्ट कितना बोरिंग है, बट एक्चुअली ये पार्ट जो है दिस पार्ट हेल्प यू डायरेक्टली इन 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए अब दिमाग पे क्वेश्चन ये आता है कि यार ये सारी चीजें पढ़ने का जरूरत क्यों है, हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्यों पढ़े, इसका तो कोई यूज नहीं है। बट मैं एक्चुअली आपको ये चीज बताती हूँ कि जब भी हम लोग किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करो, आयोनिक रेडियस को कंपेयर करो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपेयर करो, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज का जो भी क्लब है ना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको यही वाली चीज देख के सॉल्व की जाती है। मतलब वो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस को लगाने के लिए, वो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इनका जो बेसिक फॉर्म है दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, वो सब पता होना चाहिए। ये जो है ये सबसे बेसिक थिंग है। अगर ये हम लोग को पता चल जाए तो वो प्रॉपर्टीज तो आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। चलिए देखते हैं उस पर्टिकुलर थिंग को जिसका अभी हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ एटॉमिक रेडियस की, दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है कि ये एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ है और ये आयोनिक रेडियस क्या चीज़ है। कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, ऐसा लगता है कि एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस सेम है क्या, हर जगह पे इनको सेम जगह पे लिखा जाता है। लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस भी सेम है, आयोनिक रेडियस भी सेम है, दिमाग में तो आता है ना। तो आपको याद रखना है इसका नाम ही है एटॉमिक रेडियस। मतलब कहना जो मुझे यहाँ पे है वो ये है कि ये जो रेडियस है ये किसका रहने वाला है, एटम का रहने वाला है। सपोज मैंने कोई भी एक एटम लिया, लेटेस्ट से एम अगर कोई एटम लिया है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि ये एटम है, ये रेडियस एटम का है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आने वाला है। अगर मैं बात करती हूँ आयोनिक रेडियस की, जैसे कि रेडियस अगर एटम का है तो उसका नाम होता है एटॉमिक रेडियस। इन द सेम फैशन अगर रेडियस आयन का आ जाए तो उसका नाम क्या रहेगा, आयोनिक रेडियस। तो देखो यहाँ पे आपके आयन कैसे आते हैं, M+1, M+2, M+3, ठीक है। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? तो आपके जो आयन है वो अलग अलग चार्ज के फॉर्म में आते हैं, +1, +2, +3। तो ये वाला जो रहेगा ये रहेगा आपका आयोनिक रेडियस का पार्ट। अगर आपको इनका कंपैरिजन करने के लिए बोला जाए रेडियस के टर्म्स में तो आप यहाँ पे क्या रेडियस बोलोगे, आयोनिक रेडियस। अगर आपको ऐसे मेटल्स आ जाए और बोला जाए कंपेयर करो रेडियस को, तो उस रेडियस को हमेशा आप लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू क्लियर। ये वाला पार्ट मैंने क्लियर किया है। अब हम लोग मूव करेंगे थोड़ा और आगे। जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को चाहिए थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, और बेसिक जो है वो बुक में नहीं दिया है, सिर्फ वो क्वेश्चंस दे रखे डायरेक्टली। उनको लगता है स्टूडेंट काफ़ी एक्सपर्ट है सारे के सारे, बट मैं आपको सबसे पहले वो बेसिक बताऊंगी कि जो हम लोग को एक्चुअली यूज़ पड़ेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। चलिए सेकेंड पार्ट जो यहाँ पे होता है वो ये है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ,
लेटस से मैंने एक एग्जांपल लिया है गैलियम का। अगर मैं गैलियम के एग्जांपल को ले लूँ तो गैलियम जो होता है वो आपके 4th पीरियड में आता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा गैलियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेटस से गैलियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने देखा वो था आपका R, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका आता है 4s2 4p1 और साथ ही साथ यहाँ पे आपका आता है 3d10, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार जो हम लोगों ने लिखा है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। एक बार हमेशा चेक करना बहुत ज़रूरी है। चलो अब देखेंगे आगे के पार्ट की तरफ। आगे का पार्ट जो कहना मुझे है वो ये नहीं है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है, हम लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं। रट्टा मारने का तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्चुअली समझा है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको पूछा जाए गैलियम +1 का रेडियस, आपको पूछा जाए गैलियम +2 का रेडियस और आपको पूछा जाए गैलियम +3 का रेडियस, तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो मुझे पता, अगर मुझे पूछा जाए गैलियम का रेडियस तो मैं आराम से बता सकती हूँ, मुझे पता है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, ये एटम है, इसलिए ये कौन सा रेडियस शो करेगा, एटॉमिक रेडियस। बट अगर आपकी बात आ जाए आयोनिक रेडियस की तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है +1 का आयोनिक रेडियस क्या रहेगा, +2 का क्या रहेगा, +3 का क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, कैसे क्या रहेगा, वो सब अब मुझे देखने का है। एकदम ध्यान से देखना, मैं बेसिक पार्ट क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। काम करता है, हेल्प करता है ये वाला पार्ट आपको। देखो क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ गैलियम की तो गैलियम के आउटर शेल का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो इधर 3d10 4s2 4p1। मैंने ये वाला पार्ट वहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ये वाला पार्ट एज इट इज देख के गैलियम में लिख दिया। मैं एक एग्जाम्पल को कंसिडर करूँ, लेट्स सपोज वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल गैलियम। चलो ये तो हो गया। अगर मुझे पूछा जाए गैलियम +1, अगर मुझे पूछा जाए गैलियम +2 और मुझे पूछा जाए गैलियम +3, एकदम ध्यान से देखना। कहीं पे भी अगर आपको दिया जाए मेटल और मेटल से बनाने का है मेटल +1, तो हमेशा दिमाग में याद करने का यहाँ पे +1 आया, मतलब ये मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। मेटल जब भी 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना तो उसके ऊपर चार्ज आता है +1। अगर मैं बात करती हूँ मेटल की, अगर मेटल के ऊपर चार्ज +2 आ रहा है, इसका मतलब मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। या तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि जब भी मेटल 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आता है, +2। अगर मैं बात करती हूँ थर्ड की, अगर मेटल ने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो मेटल के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +3। हो गया। चलो अब मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। अगर मैं बात करती हूँ इसमें, तो इसमें आपको बोला गया है गैलियम +1, चार्ज +1 आया है, मतलब गैलियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, 1 को। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कैसा आएगा, 3d10 4s2 और 4p0। गैलियम के ऊपर चार्ज है +1, इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। हमेशा इलेक्ट्रॉन यहीं से निकालते चलना है, ये पार्ट मुझे डिस्कशन करवाना है। आधे लोग यहाँ से निकालते चलते हैं, याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से निकाला जाता है, तो आपको यहीं से देखने का है। अब चार्ज है +1 तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो यहाँ 0 आ गया। अब इसके ऊपर चार्ज है +2, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होगा, 2 को। तो देखो कैसे करेंगे, 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गया, ठीक है, यहाँ पे 0 बच गया। चार्ज +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है, 1 तो यहाँ से चले गया, 1 यहाँ से जाएगा, तो कितना बचेगा, 4s1। समझा या नहीं, 2 को डोनेट करना था, 1 यहाँ से गया, 1 यहाँ से जाएगा, तो 1 बन गया। अगर मैं बात करती हूँ Ga+3 की, तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज है +3, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, 3। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 3d10। अगर एकदम ध्यान से देखा जाए, इसको मैं एज इट इज लिखूंगी, ध्यान से देखना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 2 + 1 कितना हो गया, 3। इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, तो यहाँ भी 0 बचा, यहाँ भी 0 बचा, यहाँ से 1 गए, यहाँ से 2 गए, 2 + 1 3 हो गया, 0 0 बचा। अब आपको याद के रखना है, देखो अगर मुझे पूछा जाए +1 चार्ज का कंपैरिजन करो तो मुझे कौन से सबशेल को देख के कंपैरिजन करना है, ऑब्जर्व एज सबशेल। ऑब्जर्व एज सबशेल मतलब जब भी मुझे कंपैरिजन करना है तो जिस भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन बचे हैं मुझे उसको देख के करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट मुझे बताना है जो बुक में नहीं दिया है, जिसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते।
अगर मैं बात करती हूँ Ga+2 की, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि अब यहाँ पे आपको जो देखने का है वो आपको आंसर करने का है ऑब्जर्व करके एस सबशेल को, ऑब्जर्व एस सबशेल, ठीक है, क्योंकि एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। बट अगर +3 वाले का कंपैरिजन आ जाए तो आप किसको देख के कंपेयर करोगे? डी सबशेल को, ऑब्जर्व डी सबशेल। डी सबशेल को देख के क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग? दिमाग में क्वेश्चन तो आता है ना, क्योंकि यहाँ पे भी है 0, यहाँ पे भी है 0, मतलब डी सबशेल को देख के ही मुझे कंपैरिजन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आधे लोगों को तो सबशेल ही डिसाइड करते नहीं आते कि क्या हो रहा है, बस पगले जैसे बता देते हैं इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कम से कम देखो तो सही चार्ज कितना है। चार्ज देखे बिना आप नहीं बता सकते। चार्ज देखो और प्रेडिक्ट करो कि मुझे कौन से सबशेल को देख के ट्रेंड को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने पेज नंबर 123 पे प्रॉब्लम 9.1 को। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम 9.1 को, जो कि दिया है पेज 123 पर। देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आपको कहता क्या है। चलिए देखेंगे उस थिंग को। तो आपका जो प्रॉब्लम है 9.1 देखते हैं वो क्या कह रहा है। प्रॉब्लम 9.1 वो आपको बोल रहा है, एक तरफ आपने लिया है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थालियम, ठीक है। आप सबको पता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये है आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। आप सबको ये भी पता है कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। 13 में आता क्या है? 3 आता है। और 3 को कैसे लिखते हैं? NS2 NP1। ये सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। चलो मुझे भी पता है। अब मुझे बढ़ने का है आगे के पार्ट की तरफ। वो आपको बोल रहा है कि आपको इनको आयोनिक रेडियस में अरेंज करना है। अरेंज देम इन द आयोनिक रेडियस। आपको आयोनिक रेडियस में अरेंज करने का है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि आयोनिक रेडियस बोला है, मतलब जाहिर सी बात है वहाँ पे आयन बनने वाले, है ना। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सा आयन बोला गया है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है आयोनिक रेडियस ऑफ M+3 पार्ट। मतलब आपको एक आइडिया मिल गया है कि आपको यहाँ पे +3 वाले आयन को कंसिडर करने का है। ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है कि +3 बोला गया है। +3 का मतलब होता क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को, तभी तो चार्ज कितना आया? +3। चलो अब मैं मूव करती हूँ आगे के पार्ट की तरफ। आगे जो आप लोगों ने यहाँ पे देखा वो ये है कि हम लोग लिखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखती हूँ तो हमको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का है, ठीक है। देखेंगे इसका क्या होता है। इसका होता है 2s2, रेड पेन से लिखते ताकि क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर कट दिखे सब कुछ। 2s2 2p1। इसका होता है 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये है ये क्या रहता है? 3d, यहाँ पे रहता है 4d और यहाँ पे रहता है 5d। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो आता है वो रहता है 4f। आप सबको पता है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग को कैसे कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। यहाँ पे वही आएगी, है नहीं यार कर ज़रा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो अगर मैं मूव करती हूँ आगे के पार्ट की तरफ, तो आगे के पार्ट में जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया वो यहाँ पे ये है, एकदम ध्यान से देखने का। आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है, आपको बोला गया है M+3 आयन, M+3 आयन बोला गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना वो ये है कि 3+ आयन बोला गया है। मतलब यहाँ से आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है? 3 इलेक्ट्रॉन्स को। हर जगह से हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने का है, क्योंकि आपके ऊपर चार्ज जो उसने दिया है वो कितना दिया है? 3+ आयन। इसलिए हर जगह से हमने कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया? 3 को। आगे जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया वो ये है, अगर यहाँ से एक रिमूव होता है, यहाँ से 2 रिमूव होते हैं, तो ये दोनों तो 0 हो गए, मतलब 2s भी 0 हो गया, 2p भी 0 हो गया। 1 + 2 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से 3s भी 0 हो गया, 3p भी 0 हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए 4s भी 0, 4p भी 0। यहाँ पे अगर देखा जाए 5s भी 0, 5p भी 0। यहाँ पे अगर देखा जाए 6s भी 0, 6p भी 0। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो बचता है वो बच जाएगा 3d, 4d, 5d और 4f, ठीक है। देखना ज़रा ध्यान से, ये 10 थे, ये भी 10 थे, 10, 14, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रही हूँ। सेम चीज़ थी, अभी बताया था, अगर चार्ज +3 आ जाए 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया आउटर मोस्ट शेल से। अब मुझे यहाँ पर डी सबशेल को देख के बताना है। देखना ज़रा ध्यान से,
आपको बुक में दे रखा है n-1 डी सबशेल, n-1 सबशेल। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है n-1 क्या चीज़ है? तो देखो यहाँ पे आपका n का वैल्यू कितना है? 4 है, और n-1 मतलब ये 3D हुआ। यहाँ पे आपका n का वैल्यू कितना है? 5 है, तो n-1 मतलब कितना होगा? 5 - 1 मतलब 4D। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपके n का वैल्यू है 6, n-1 मतलब 6 - 1 कितना होगा? 5D। तो चलो अब मुझे किसको देखने का है? ये मुझे आइडिया मिल गया, ऑब्जर्व करने का है डी सबशेल को। इतना आइडिया मुझे अच्छे से मिल जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैंने आपको बताया है कि हमें चार्ज देख कर डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन से सबशेल को देखने का है। बुक में ये सब डायरेक्ट देके रखा है, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम जाती है जब कंसेप्ट नहीं समझता है तो। ठीक है, तो मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे डी सबशेल को देख के बताना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये वाले तो क्या हो गए? एम्प्टी हो गए। चार्ज है +3, अभी लिखा के दिया था जब चार्ज +3 आता है तो हम लोग डी सबशेल को देख के बताते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि जो भी आपका डी सबशेल होता है, इसी का मतलब ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ जो भी आपका n-1 सबशेल होता है। आप सबको पता चल गया कि ये n-1 ही तो है, ये भी n-1 ही तो है। तो जो भी आपका n-1 सबशेल होता है, मतलब ये जो आपका डी सबशेल होता है, उसका जो भी साइज होता है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप। उसका साइज ग्रुप में इंक्रीज होते जाता है। मतलब अगर मैं बात करती हूँ ऐसी बैंगन, आलू, गाजर इन थैले की, मतलब ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम इन थैले की, मुझे किसको ऑब्जर्व करना है? डी सबशेल को। डी सबशेल नीचे जाने से क्या होता है? इंक्रीज होता है, मतलब साइज भी नीचे जाने से क्या होगा? साइज भी नीचे जाने से इंक्रीज होगा। आधे लोग सोचते हैं इतना सारा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही क्या थी, मुझे तो वैसे भी पता है कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला में नीचे जाने से साइज बढ़ता है। बट याद रखो, वो जो आप लोगों ने साइज पढ़ा है ना, वो एटॉमिक रेडियस के लिए, आयोनिक रेडियस के लिए थोड़ी है। यहाँ पे तो आपको +3 के लिए पूछा गया है, +3 के लिए, वो तो आयन है ना। भले यहाँ पे सेम आ रहा है लेकिन हर जगह पे थोड़ी आएगा। तो आपको याद रखना है कि नीचे जाने से साइज बढ़ रहा है। उसका रीजन बताया मैंने, डी सबशेल। डी सबशेल को क्यों देखा? क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किए, तभी तो चार्ज +3 था, तभी तो डी सबशेल को देखा। समझा या नहीं? लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन को एकदम बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैंने आपका ये वाला डाउट भी क्लियर किया है कि कहीं पे भी अगर आपको पूछा जाए एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस तो ध्यान से देखना है। एटॉमिक पूछा गया तो एटॉमिक का ऑर्डर अलग रहता है, आयोनिक का ऑर्डर अलग रहता है। मैक्सिमम केसेस में स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑर्डर सेम ही रहेगा ना, क्या फ़र्क पड़ेगा, बट येस गाइस फ़र्क पड़ता है। अगर मैं बात करी एटॉमिक की तो ऑर्डर विल बी समहाउ डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। और अगर मैं बात करती हूँ +1 की, +2 की, +3 की, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर वेरी करेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। वो जो है वो बहुत मस्त पार्ट है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हर जगह पे वो वर्ड आता है, हर जगह पे आता है। यस गाइज, मैं बात कर रही हूँ शील्डिंग इफेक्ट की। तो जो भी आपका शील्डिंग इफेक्ट वाला पार्ट होता है, आधे स्टूडेंट को तो वैसे भी वो समझ में नहीं आता है, वो सोचते हैं ये शील्डिंग इफेक्ट है क्या चीज़, आई दिमाग से टेंडेंट होके चले गए, कुछ भी समझा ही नहीं क्या था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट को, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट के बिना प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो देखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट है क्या चीज़, और बाकी सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक बोलते हैं, लेकिन मैं आपको इसको एकदम बेस्ट तरीके से समझाने वाली हूँ, एकदम बेस्ट तरीके से। चलो अब हम लोग देखेंगे एस और डी सबशेल के कंपैरिजन के केस में हम लोग को देखने का है एस और डी सबशेल को कंपेयर करके, ठीक है। ध्यान से देखना है। देखो होता क्या है ना, अगर मैं बात करती हूँ एस सबशेल की, अगर मैं बात कर रही हूँ एस सबशेल की, ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ पी सबशेल की, सबसे पहले हम लोग एस सबशेल को देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे पी सबशेल को। यहाँ पे मैंने लिया है डी सबशेल को, डी सबशेल को लेते हैं। ध्यान से देखना, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया है वो ये है, मैं एस और डी का कंपैरिजन कर रही हूँ। आप लोगों के दिमाग में आता है कि जो भी पी सबशेल है उसका क्या होगा, तो देखो ध्यान से देखना। अगर हम लोग ध्यान से देखते तो मैंने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि एस सबशेल का शेप मेरा स्पेरिकल होता है। आप सबको पता है कि इसका शेप स्पेरिकल होता है। हमें ये भी पता है कि जो भी आपका डी सबशेल होता है, डी सबशेल का शेप डबल डम्बल होता है, सबको पता है। लेकिन इसी को हम लोग कॉमनली डिफ्यूज शेप भी बोलते हैं, डबल डम्बल भी बोल सकते हैं नो डाउट, लेकिन इसको हम लोग डिफ्यूज शेप भी बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना। आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप किसी भी एटम को ड्रॉ करते हो, मैं आपको ये वाले टॉपिक को ऐसा समझा के देने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम जाती है।
बट ये वाली चीज़ आप क्लियर हो जाएगी। अगर सपोज मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं ध्यान से इसको ऑर्डर बिल्कुल बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया है, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर देंगे। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर देंगे। चलो कर दिया मैंने इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ। अब मुझे पढ़ने का है आगे। यहाँ पे मुझे बोला गया है डम्बेल शेप, मतलब डी सबशेल। तो डी सबशेल का आपका शेप कैसा है? डिफ्यूज शेप है। समझा या नहीं? इतना तो एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो गया है। ये है आपका डी सबशेल, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहने वाले। देखो ध्यान से देखो, ये था एस सबशेल, तो एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे थे, सराउंड कर रहे थे। सेंटर पे कौन होता है? न्यूक्लियस अंकल होते हैं। यहाँ पे भी सेंटर पे कौन रहेगा? न्यूक्लियस अंकल। आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे इसका शेप है डिफ्यूज, डबल डम्बेल, डी सबशेल। इसका शेप देखो कितना छोटा सा है, तो यहाँ पे कोई भी सबशेल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये सबशेल का शेप कैसा है? एकदम छोटा सा डिफ्यूज शेप है। जैसा शेप था वैसे शेप ड्रॉ कर दिया। अब देखो क्या होगा। आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया, इस न्यूक्लियस की जगह आप लोग इमेजिन करो कि कोई सन है। अपने लिए इमेजिन करो कि न्यूक्लियस मतलब एक्चुअली सन का सोर्स है। तो आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा वो ये है, एकदम ध्यान से देखना। सपोज ये आप हो, सपोज ये हम लोग हैं, और सपोज ये है सन। अब सोचो, अगर आप अपने घर में खिड़की के पास बैठे हो, विंडो के पास अगर आप बैठे हो अपने घर में, सनलाइट आपके ऊपर आने वाली है। अगर सनलाइट आपके ऊपर विंडो से आने वाली है, और अगर आप लोगों ने कर्टन को लगा दिया, अगर आप लोगों ने विंडो को क्लोज कर दिया, कर्टन को लगा दिया, तो क्या वो सनलाइट आने वाली विंडो से आपके ऊपर आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वो जो कर्टन है वो एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है, वो आपके ऊपर सनलाइट को नहीं आने देगा। इन द सेम फैशन मुझे यहाँ पे ये कहने का है, ये एग्जाम्पल से तगड़ा एग्जाम्पल इसको समझा ही नहीं सकते। देखो, अगर ये जो सबशेल है इसका शेप कैसा है? देखो स्पेरिकल है, ये एक स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा। ये सनलाइट है, ये हम लोग है, ये हमारी विंडो है। अगर यहाँ पे एक पर्दा आ जाए, अगर यहाँ पे एक कर्टन आ जाए, तो क्या ये सनलाइट यहाँ से यहाँ तक जा पाएगी? नहीं जा पाएंगी, इफेक्टिवली नहीं जा पाएंगी। क्या ये न्यूक्लियस का फोर्स इलेक्ट्रॉन तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने एक स्क्रीन बना ली है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे एस सबशेल में या पी, जो भी सबशेल यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स ने एक स्क्रीन की तरह एक्ट किया है, जिसके वजह से ये यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये हम लोग को शो कर रहा है शील्डिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का ही मतलब होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आप लोगों को याद कैसे रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट में मुझे कैसे याद रहेगा कि कर्टन का एग्जाम्पल? तो देखो ना, इसका नाम ही है स्क्रीनिंग, स्क्रीन की तरह एक्ट करने वाला है, इसलिए तो नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्क्रीन की तरह एक्ट करने वाले हैं, जिसके वजह से ये वाला सनलाइट यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, आप तक नहीं पहुँच पाएगा विंडो के थ्रू। इसी का मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन तक अपना फोर्स नहीं पहुँचा पाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है शोज गुड शील्डिंग इफेक्ट। अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया है? क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व ये किया, देखो ध्यान से ऑब्जर्व देखिए, किया कि ये है आपका न्यूक्लियस। समझ लो ये सनलाइट है, सन है, सन के रेडिएशन जाएंगे, और समझ जाओ ये हम लोग है, क्योंकि ऐसे समझे बिना नहीं समझ में आता है। अब क्या हुआ देखो, अगर आपका सबशेल बहुत छोटा सा हो जाए, इसका शेप डिफ्यूज हो जाए, तो क्या ये स्क्रीन की तरह एक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे ये स्क्रीन की तरह एक्ट कर पाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, बट यहाँ पे तो ये सबशेल बहुत छोटा सा है ना, हमें तो इसके नीचे वाला सबशेल के बारे में बात करना है ना, इसके बारे में नहीं करना है, ये तो वैसे भी नज़दीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो क्या ये एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका शेप ही डिफ्यूज है। कहाँ से स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा? खुद का ही तो इतना छोटा सा शेप है, दूसरों को कहाँ से बचाएगा सनलाइट से? तो यहाँ पे अगर आप सोच लो कि अगर आपके कर्टेन का साइज बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा कर्टेन का साइज है,
और विंडो का साइज इतना बड़ा है तो सनलाइट तो अंदर आएगी ना, हमारे ऊपर सनलाइट तो आएगी ना। इन द सेम फैशन अगर ये कर्टेन का साइज छोटा हो जाए, सबशेल का साइज छोटा हो जाए, तो ये जो न्यूक्लियस का फोर्स है ये इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना। इसका मतलब कहना जो मुझे है कि यहाँ पे जो भी आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो कैसा रहेगा, वो रहेगा लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा। और ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींच सकते हैं, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आसानी से खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्क्रीन नहीं आ रही है, डायरेक्टली इसको खींच लेंगे अपनी तरफ, क्योंकि ये स्क्रीन की तरह एक्ट ही नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेरी लेस। बट यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतने इजीली नहीं खींच पाएंगे, बहुत वीकली खींच पाएंगे। उसका रीज़न क्या है, बहुत वीकली अट्रैक्ट कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन एक स्क्रीन की तरह एक्ट किया है, जिसके वजह से ये न्यूक्लियर फोर्स यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। बट यहाँ पे इसका साइज ही छोटा सा है, कर्टन का साइज ही छोटा है, सनलाइट आराम से आप तक पहुँच जाएगी और ये जो न्यूक्लियस है इनको आराम से खींच सकता है, क्योंकि बीच में कोई स्क्रीन ही नहीं है, बीच में कोई बीच का बंदर ही नहीं है। बट यहाँ पे तो ये बीच का बंदर है ना, ये जाने नहीं दे रहा है सनलाइट को आपके पास में, कर्टन का साइज बड़ा है, इसलिए ये जो है ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। समझा यानी? लो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 9.2 को। ये इफेक्ट मैंने इसलिए पढ़ा है, ये बुक में नहीं दिया है, बट ये इफेक्ट को पढ़े बिना हम लोग नहीं पढ़ सकते। ये आपने हो सकता है पहले पढ़ा होगा, बुक वालों को लगता है कि सबको सब आता है। पेज नंबर 124 पे प्रॉब्लम 9.2 को करते हैं डिस्कस। देखो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 9.2 में क्या बोला गया देखेंगे। प्रॉब्लम 9.2 में आपको बोला गया है कि जो भी एटॉमिक रेडियस होता है गैलियम का जो भी एटॉमिक रेडियस है वो लेस क्यों है एल्यूमिनियम से, ये पूछा गया है। व्हाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम। देखो ध्यान से देखना, आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि सबसे पहले हम लोग लेंगे गैलियम को और फिर लेंगे एल्यूमिनियम को। हम लोगों को इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, अगर पोजीशन नहीं पता तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। याद रखना है बैंगन आलू फिर गाजर, बैंगन आलू फिर गाजर। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या देखा था हम लोगों ने, इसका जो भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन देखा कंडेंस वाला, वो क्या था, वो था आपका ये कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने आपको लिखना सिखाया। चलो अब थोड़ा ध्यान से देखना, आधे स्टूडेंट्स के दिमाग में मुझे पता है क्लिक हो गया होगा क्या आने वाला है यहाँ पे। खुद ही सोचो, आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि ये भी है सेम। आधे स्टूडेंट सोचेंगे क्या यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करना है, तो सोचो यहाँ पे आपको एटॉमिक रेडियस बोला गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एटॉमिक रेडियस बोला गया है, वो आपको खुद बता रहा है कि ये रेडियस एटम का होता है, मतलब ये रेडियस चार्ज का नहीं है, जैसा है उसको वैसे ही लिखने का है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव नहीं करेंगे। इसलिए ये डाउट पहले क्लियर करवाया था कि देखो वहाँ एटम बोला है या आयोनिक बोला है। आयोनिक बोला है तो जितना चार्ज रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा के देखो। अब ये भी है 1, ये भी है 1, कुछ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ये भी है 2, ये भी है 2, हाँ यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है। यहाँ पे 3D10 है। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम आपका डी सबशेल नहीं है, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम डी सबशेल एब्सेंट है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ गैलियम की, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, इन केस ऑफ गैलियम डी सबशेल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि एल्यूमिनियम के केस में डी सबशेल एब्सेंट है, गैलियम के केस में डी सबशेल प्रेजेंट है। अब सोचो यहाँ पे आपका डी सबशेल प्रेजेंट है, अभी देखा डी सबशेल का शेप कैसा होता है, डी सबशेल का आपका जो शेप होता है वो डिफ्यूज होता है। अभी देखा ना, एकदम छोटा सा बटरफ्लाई जैसा शेप था, डबल डम्बल छोटा सा शेप होता है। अगर शेप छोटा सा है तो वो लेस स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा, इसका मतलब उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा रहेगा, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम रहेगा। कर्टेन का साइज कैसा रहेगा, कम रहेगा। अगर कर्टेन का साइज है कम तो सनलाइट आप तक आसानी से पहुंच सकती है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन तक आसानी से रीच कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन।
सबसे आउटर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ आसानी से खींच सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि उसका शेप डिफ्यूज है, कर्टन का साइज छोटा है, सनलाइट आसानी तक आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, अब अगर सोचो न्यूक्लियर चार्ज है ज़्यादा तो आपका जो साइज है वो कैसा रहेगा, वो रहेगा लेस। अगर मैं बात करती हूँ इसकी तो ये है डी सबशेल ही यहाँ पे एब्सेंट है। अगर डी सबशेल एब्सेंट है तो ये सारी कहानी रहेंगी नहीं, तो इसी का मतलब आपका जो साइज है यहाँ पे कैसा रहेगा, ज़्यादा। तो अगर मुझे कंपेयर करने का है गैलियम और एल्यूमिनियम में, तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि एल्यूमिनियम का साइज़ कैसा है, ज़्यादा है, और गैलियम का साइज़ कैसा है, छोटा है। समझा या नहीं? तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट का कंसेप्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो अब मुझे डी को देख के कंपेयर करना है। इलेक्ट्रॉन में नहीं निकाल सकती क्योंकि मुझे एटॉमिक रेडियस के बारे में बताना है। एटॉमिक रेडियस मतलब एटम होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रॉब्लम नंबर 9.3 को, वो भी पेज नंबर 124 पे दिया है। चलिए लेट्स डिस्कस प्रॉब्लम 9.3 राउंड। ठीक है, देखते हैं, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 124 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। प्रॉब्लम 9.3। प्रॉब्लम 9.3 आपको बोल रहा है कि जो भी आपका वैल्यू है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आपको वैल्यू पूछा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको वो वैल्यू दे रखा है, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको वैल्यू दे रखा है। हम लोग ऐसे कॉलम बना लेते, आपको कुछ वैल्यू दे रखा है, वैल्यू दे रखा है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस के लिए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। ठीक है, 577, यहाँ पे आपका वैल्यू दे रखा है 786, खिलाड़ी वाला 786, और साथ ही साथ दे रखा है 1012। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आपको दे रखे हैं, जूल में हो, किलो जूल में हो, क्या लेना देना, हमको तो वैल्यूज देख के बताने का है, काम खत्म। साथ ही साथ आपको बोला गया है कि बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कैसे होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कैसे होगा, वो आपको पूछा गया है। ट्रेंड का मतलब ही होता है ऑर्डर। देखो कैसे करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे था बैंगन, आलू, गाजर, इतना ही लिखते। यहाँ पे था का, सी, गए, यहाँ पे था नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या। ये तीनों के तीनों एक लाइन में आ रहे हैं। आप सबको पता है कि जब भी हम लोग जाते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। जब भी हम लोग जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो जो भी आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है। और आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी को। जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब अगर लेफ्ट टू राइट जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होंगी। इसीलिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी आपका स्टेटमेंट है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, अगर पूछा जाए आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड तो लेफ्ट टू राइट जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी को, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। तो ये हुआ आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। ट्रेंड का ही मतलब होता है ऑर्डर। लो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोगों ने ये पार्ट तो देख लिए, 3 मेजर क्वेश्चंस कवर किए। देखो लग रहा होगा कि सिर्फ 3 क्वेश्चन कवर हुए, लेकिन 3 मेजर क्वेश्चन के पीछे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हुए। और देखो क्वेश्चन को अगर रट्टा मारोगे तो बस वही क्वेश्चन कर पाएंगे, फिर बाकी क्वेश्चन का क्या करोगे। बट अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो ऐसे 100 क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो आप क्लियर कर लोगे। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन से होते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है। जस्ट उसका एक शॉर्ट व्यू हम लोग देख रहे हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वाले क्लास में ही हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखेंगे उस पर्टिकुलर अभी शॉर्ट वाले पार्ट को। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड्स इन द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ट्रेंड्स इन द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ट्रेंड्स इन द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इन ग्रुप 13
14 एंड 15 एलिमेंट्स। ठीक है, चलो देखेंगे यहाँ पे आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि अगर आपको पूछा जाए एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 13, 14 एंड 15 एलिमेंट्स। ठीक है, देखो क्या देखेंगे यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 13 की, तो ग्रुप 13 में कौन कौन आते हैं? बैंगन, आलू, गाजर, इंथ है ना। अगर बोला जाए ग्रुप 14 के बारे में, तो ग्रुप 14 में आपके एलिमेंट आते का, सी, गए टिन लेने। अगर बात करते हैं ग्रुप 15 की, तो ग्रुप 15 में आपके एलिमेंट जो आते हैं वो आते हैं नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ठीक है, देखो याद कैसे रखने का है। बुक में ना बहुत लंबा चौड़ा मेरे को लगता है एक पेज दे रखा है इसके एग्जाम्पल के तौर पे। हम लोग को इतने लंबे चौड़े एग्जाम्पल को नहीं पढ़ना, इतना टाइम किसके पास है यार। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो चीपर पॉइंट्स है, जो बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट्स है, जो बुक में ऐसे ही दे रखे, उनको हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके बोरॉन की, तो जो भी आपका बोरॉन है वो मेटलॉइड होता है। बोरॉन जो होता है वो मेटलॉइड होता है। अगर मैं बात करती हूँ आपके एल्यूमिनियम की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम आपका थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, तो बोरॉन है आपका मेटलॉइड और एल्यूमिनियम होता है थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। जितनी इन्फॉर्मेशन बुक में दी हम उतना ही कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, तो आप सबको पता है कि कार्बन एक बहुत ही अच्छा नॉन मेटल होता है। बात की जाए सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, तो ये दोनों मेटलॉइड होते हैं। आप सबको पता है कि मेटल कौन होता है? जो मेटल की प्रॉपर्टी दिखाता है, कंडक्टिविटी। मेटलॉइड कौन होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। और नॉन मेटल्स मतलब जो मेटल की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, जो कंडक्टिविटी शो नहीं करते। ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब इनकी रिएक्टिविटी जो होती है ना, वो डिपेंड करती है कि मेटल के जैसी रहेगी या नॉन मेटल के जैसी रहेंगी, वो मॉडरेट रहेंगे वो। बात करते हैं नाइट्रोजन की, आप सबको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो एक गैस होती है। ठीक है, ये जो होता है फॉस्फोरस जो होता है वो एक ब्रिटल नॉन मेटल होता है। ठीक है, देखो मैं मेजर पॉइंट्स कवर करा दे रही हूँ, आपका बहुत टाइम सेव हो रहा है इसको देखकर। अगर मैं बात करती हूँ आर्सेनिक और एंटीमनी की, तो ये भी आपके मेटलॉइड होते हैं। और जो भी आपका बिस्मथ है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होता है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे ट्रेंड्स को कवर करने की कोशिश की है। Thank you very much for watching this video. Please do like and share our channel. Thank you very much.